विद रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। मेरे को बताइए चैप्टर 2 में मालिक कितनी चीजें हैं, टोटल कितनी चीजें पढ़ने की है? 5। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड है इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, तीसरा है मॉड्यूल्स, चौथा है बिजनेस रिपोर्टिंग एंड पांचवा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में मालिक। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें हमारे पास? 5 चीजें हैं। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ डेटा, सेकंड है वाउचर, लेजर, फ्रंट एंड बैक एंड एंड वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर देयर? 2 डेटा है, मास्टर डेटा एंड ट्रांजैक्शन डेटा। ओके, यहां पर अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा आर देयर? 4। अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर, पेरोल मास्टर एंड स्टैट्यूटरी मास्टर। ये होने के बाद अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वाउचर। वाउचर अगर आपको याद होगा तो 16 वाउचर की लिस्ट अपन ने पढ़ी थी। ओके, 16 वाउचर आपको ध्यान रखने हैं। 8, ओके 6 और 2 ऐसे याद रखोगे। पहला है परचेज, दूसरा है सेल्स, तीसरा है रिसीट्स, चौथा है पेमेंट, पांचवा है जर्नल, नेक्स्ट है कॉन्ट्रा, उसके बाद है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ये सब अगर देखोगे तो अकाउंट्स मॉड्यूल का हिस्सा है। उसके बाद आपका इन्वेंट्री मॉड्यूल के हिस्से में 6 आता है, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट एंड रिसीट नोट। और ये 2 होने के बाद आपके लिए पेरोल का आगे, अब पेरोल के इसमें आगे 2 चीज, अटेंडेंस एंड पेरोल। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मालिक वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में आपकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, व्हाट आर द पेक्युलरिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर नंबर? हाउ मेनी पेक्युलरिटीज आर देयर? 5। सबसे पहले हर वाउचर नंबर कैसा होना चाहिए? यूनिक। हर वाउचर टाइप कैसा होना चाहिए? सेपरेट नंबरिंग सीरीज। उसके आगे और पीछे क्या लगना चाहिए? प्रीफिक्स, सफिक्स और बोथ। मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे यूज करना चाहिए? सीरियली और डेट वाइज होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए। तो 5 चीज है आपके वाउचर नंबर में। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेजर। लेजर में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ लेजर कितने लिखोगे? 4। एसेट्स, लायबिलिटीज, रिसीट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं एसेट्स लेजर 2 टाइप के बताइए तो लेजर विद डेबिट बैलेंस, लेजर विद क्रेडिट बैलेंस। और एक कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझाया था, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ लेजर। अगर आपको याद होगा इनकरेक्ट ग्रुपिंग ऑफ लेजर हो गया तो तुम्हारी लग गई, क्योंकि वो एरर डिस्प्ले नहीं करेगा और वो गलत वैसे डिस्प्ले करेगा, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था कैश का। ये कैश का पॉइंट आप याद रखिए। ये होने के बाद आपके लिए क्वेश्चन था फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ओके, और मेरे ख्याल से ये आंसर आपको थोड़ी याद होना चाहिए। हाउ में व्हाई वी रिक्वायर ए सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड। कितने पॉइंट है? 5। सबसे पहले डोमेन, प्रेजेंटेशन, स्पीड, लैंग्वेज एंड यूजर एक्सपीरियंस। सीक्वेंस में एक हाथ वर्ड ऊपर नीचे था, लेकिन ये अपने सीक्वेंस में बैठा हुआ है मैंने। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था व्हाट आर द वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें लिखा हुआ नहीं है, उस टाइम पे नोट्स में ये स्क्रीन का कुछ तो इशू चल रहा था। व्हाट आर द वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको याद होगा कितने वेज है टोटल? आपके 2 वेज है, एक है इंस्टॉल्ड ऐप और एक है क्लाउड बेस्ड ऐप। और इसी में क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड ऐप एंड क्लाउड बेस्ड ऐप। कितने डिफरेंस बिटवीन है? 7 को आप आराम से याद रखो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसी के नाम से चालू करो, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल एप्लीकेशन, ये 2 पॉइंट थे, डेटा स्टोरेज एंड डेटा सिक्योरिटी। इसके बाद स्पीड का और एक वर्ड था परफॉर्मेंस एंड लास्ट पॉइंट था फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, याद होगा तो इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इधर कैपिटल और रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ये दोनों में से हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किए। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, व्हाई इंस्टॉल्ड इज प्रीफर्ड ओवर क्लाउड बेस्ड और व्हाई क्लाउड बेस्ड इज प्रीफर ओवर इंस्टॉल्ड। इसके ऊपर मैंने आपको बताया 3 पॉइंट कैसे लिखोगे और कौन से पॉइंट लिखोगे, ये ध्यान रखना है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट मॉड्यूल गया था, नेक्स्ट चार्ट गया था। दैट नेक्स्ट चार्ट कौन सा है? एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ ईआरपी। मेरे ख्याल से ये चार्ट में तो आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा टाइम गया अपना। ओके, ईआरपी के चार्ट में कितने पॉइंट्स है? 5। सबसे पहले है बेनिफिट्स, दूसरा है फीचर्स, तीसरा है रिस्क एंड कंट्रोल, चौथा है टाइप्स ऑफ एक्सेस एंड पांचवा है ऑडिट। पहले बात करते हैं बेनिफिट्स। हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 8। मैंने बोला था 12 है, लेकिन मैं 8 ही डिस्कस करूंगा। 8 बेनिफिट कौन से? सबसे पहला इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, दूसरा पॉइंट लीड टाइम, साइकिल ऑन टाइम शिपमेंट, दोनों मिला के साइकिल टाइम। उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होगा। उसके बाद 2 जन खुश होंगे, कस्टमर एंड सप्लायर, एंड 2 डिपार्टमेंट आपस में थोड़ी इंटरैक्ट कर पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। ये 8 बेनिफिट्स है आपके ईआरपी के। ये होने के बाद आपका है फीचर्स ऑफ ईआरपी और मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी। हाउ मेनी फीचर्स और मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी आर देयर? 7। आपको याद रखना है फाइनेंस, उसके बाद है एचआर, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद है सीआरएम, एससीएम, और उसके बाद 2 और आते हैं डेटा वेयरहाउस एंड प्रोजेक्ट सिस्टम। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये 7 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये होने के बाद था आपका क्वेश्चन रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क एंड कंट्रोल में कितने क्वेश्चन है आपके? 5। पहला है प्रोसेस पीपल रिलेटेड इश्यूज, प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। पीपल रिलेटेड इश्यूज C²T क्यूब वाला कॉन्सेप्ट। ओके, सी में क्या क्या था? सबसे पहले अगर याद है चेंज मैनेजमेंट, उसके बाद और एक क्या है? कंसल्ट। मेरे ख्याल से सी के 3 पॉइंट थे। ओके, सी के 3 पॉइंट थे, चेंज मैनेजमेंट, कंसल्टेंट। ओके, नहीं, सी के 2 पॉइंट थे, चेंज मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट, और टी के 3 पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट था ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एंड लेबर टर्नओवर, स्टाफ टर्नओवर का कॉन्सेप्ट था। चेंज मैनेजमेंट अपन ने 3 पॉइंट पढ़े। चेंज मैनेजमेंट 3 पॉइंट क्या क्या पढ़े? एक है आपका इंडिविजुअल बंदे का चेंज हो रहा है, प्रोफाइल चेंज। एक है 3 मिलके काम करने का चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज। और एक है स्कोप चेंज, ये बार बार चेंज होगा। तो ये आपका लिए हो गया पीपल रिलेटेड इश्यूज। इसके बाद आया प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज। इसमें सिर्फ 2 ही चीज थी, अगर आपको याद है। पहला पॉइंट था इंफॉर्मेशन गैप हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम मैनेजमेंट। और दूसरा कॉन्सेप्ट था आपके लिए बीपीआर। अगर आपको याद होगा तो ऐसा कॉन्सेप्ट था बीपीआर, अपन समझ रहे कि बीपीआर कर दिया, लेकिन बीपीआर नहीं होता है, वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट
मैनेजमेंट जैसा इंप्रूवमेंट होता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। ओके, अगर याद है तो 4 पॉइंट थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर था टेक्नोलॉजी में अपने को ज्यादा चीजें मिल रही है, ओके, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। सेकंड, ओके, मेरा सॉफ्टवेयर पुराना हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट, मुझे ज्यादा चाहिए अपडेट्स एंड अपग्रेडेशन जो भी चाहिए। एंड चौथा कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको याद होगा तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर रहे तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर को मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक को अपडेट कर दिया तो सब चीज अपने आप अपडेट हो जाएगी, सबको मैनेज करना होगा, चैलेंजिंग टास्क है। इसको अवॉइड करने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर यूज करिए, ये कॉन्सेप्ट अपने सोल्यूशन दिया था। ये होने के बाद था इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड रिस्क। अगर आपको याद है इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड रिस्क में 6 पॉइंट थे। अगर आपको याद है एक्शन के आपने बताया था लेंदी इंप्लीमेंटेशन टाइम, इसके बाद है कॉस्ट, कॉस्ट लेकिन बोलोगे नहीं, इसके क्या बोलोगे, इनसफिशिएंट फंडिंग। मैंने बोला था कॉस्ट नहीं होएगा वर्ड, इनसफिशिएंट फंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट एकदम तोड़ इजी से याद रखना चाहिए, ओके, एक है उड़ गया और एक है पूरा उड़ गया। एक है डेटा सेफ्टी, एक है सिस्टम फेलियर। इसके बाद डेटा एक्सेस और एक था स्पीड, स्पीड वाले पॉइंट। 6 पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूं, ओके। सबसे पहला है लेंदी इंप्लीमेंटेशन टाइम, इनसफिशिएंट फंडिंग, ये उड़ गया, डेटा सेफ्टी, सिस्टम उड़ गया, सिस्टम फेलियर, डेटा एक्सेस एंड स्पीड। ये अपने लिए 6 पॉइंट है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन में एक ही है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज कॉल्ड, ओके, ऑडिट ऑफ ईआरपी के पहले एक है टाइप्स ऑफ एक्सेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस आर देयर, ओके, 4। कौन से, क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट। लेकिन ये 4 पॉइंट अपन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 2 वे से। एक है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, एक है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। अगर दोनों कॉन्सेप्ट याद होगा तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कर सकता, ओके, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, और डिस्क्रिशनरी में हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद अपन ने डिस्कस किया था व्हाट आर द ऑडिट के रिक्वायरमेंट। लेकिन ऑडिट के रिक्वायरमेंट बताने के पहले मैंने कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझाया था। कंट्रोल में ऑडिट ऑफ ईआरपी में अपने पास 2 कंट्रोल है। कौन से कंट्रोल है, ओके, टाइप्स ऑफ कंट्रोल। एक है जनरल कंट्रोल और एक है एप्लीकेशन कंट्रोल। दोनों के अपने अपने डिस्कशन किए अपने। जनरल में अपने 2 और डिस्कशन किए थे, एक है मैनेजमेंट कंट्रोल और एक है एनवायरमेंट कंट्रोल। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन ईआरपी आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन ईआरपी आर देयर, कितने रहेंगे, 2। जनरल, एप्लीकेशन। और जनरल में कितने रहेंगे, 2। एक होगा मैनेजमेंट और एक होता एनवायरमेंटल। ये होने के बाद आपके लिए ऑडिट ऑफ ईआरपी आया। ऑडिट ऑफ ईआरपी आपको ध्यान रखना जरूरी है। ऑडिट ऑफ ईआरपी में आपके 2 पॉइंट है, एक है ऑडिट ऑफ डेटा। अगर याद है एक डेटा, एक ही कॉमन डेटाबेस रहेगा तो डेटा ऑडिट ऑफ डेटा करना होगा, और एक होगा ऑडिट ऑफ प्रोसेस, सीक्वेंशियली प्रोसेस को ऑडिट करना होगा। तो ऑडिट ऑफ डेटा और ऑडिट ऑफ प्रोसेस में क्या करना होगा, ऑडिट ऑफ डेटा में मुझे 2 एक्सेस कंट्रोल चाहिए, एक है फिजिकल सेफ्टी और एक है लॉजिकल, जिसको नाम दिया है एक्सेस कंट्रोल। और ऑडिट ऑफ प्रोसेस में 2 चीज करेंगे, एक है फंक्शनल ऑडिट, ओके, फंक्शनल ऑडिट मतलब सीक्वेंशियली देखेंगे, और एक है अमित 57 डाल के देखेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट वैलिडेशन। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पोर्शन आता है, दैट इज अगेन थोड़ी इजी पोर्शन, बट थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है लेकिन इजी पोर्शन है, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में आपके पास टोटल मल्टीपल 5 पॉइंट है, जिसका मैं 5 पॉइंट की हेडिंग रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट है प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ बिजनेस, तीसरा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग लाइफ साइकिल, चौथा है मॉड्यूल एंड पांचवा है इंटीग्रेशन। आराम से जाना बिकॉज ये पोर्शन है अपन के लिए लेंदी चलता है लेकिन इजीली जाता है। मॉड्यूल्स में कितने मॉड्यूल्स है, 11 मॉड्यूल्स मैंने आपको बोले, और 12वां मॉड्यूल था क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको अपन ने अलग से याद रखने को बोला था। लेकिन 11 मॉड्यूल्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला है आपके लिए फाइनेंस अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, एचआर, परचेज, सेल्स। इसके बाद आपके लिए आता है सीआरएम, एससीएम, प्रोजेक्ट सिस्टम, प्रोडक्शन, और उसके बाद दो और आते हैं आपके लिए इन्वेंट्री एंड प्लान मेंटेनेंस। इसके लिए अपन ने सबसे पहले बात किया प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपके कितने प्रोसेस के स्टेप्स है, प्रोसेस मैनेजमेंट में स्टेप्स क्या है, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले डिफाइन करो और मैप करो, सेकंड उसका परफॉर्मेंस मेजर करो, उसको इंप्रूव करो, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट उसको स्टैंडर्डाइज करो और एडहियर करो। याद आया 3 पॉइंट, ओके। सबसे पहले तू ये करेगा, तू ये करेगा, उसके बाद तू बता क्या दिक्कत आ रही है, उसको इंप्रूव करूंगा, और उसके बाद सबको बोलूंगा यही करना है, एंड दैट इज कॉल्ड नथिंग बट प्रोसेस मैनेजमेंट। ये होने के बाद है टाइप्स ऑफ बिजनेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस आर देयर, 3। कौन सा, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ये दोनों का कॉन्सेप्ट मैं मॉड्यूल का बताया था। तो मेरे को बताओ अकाउंटिंग मॉड्यूल एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल ट्रेनिंग में चाहिए, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए, और अकाउंटिंग ही सर्विस में चाहिए। ये होने के बाद था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग लाइफ साइकिल। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी आंसर था। सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, वाउचर, सॉरी लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये होने के बाद था अपना फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के फीचर्स कितने हैं। तो आपके लिए 8 पॉइंट याद रखने हैं। 8 पॉइंट में ऐसा था सीक्वेंस, एक्टर, एक्शन याद है तो ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, 2 पॉइंट, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल। उसके बाद अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, और 2 चीज थी, जनरल लेजर एंड एसेट मैनेजमेंट और एसेट कॉन्फ़िगरेशन, अगर याद है तो। ये होने के बाद अपन थे कंट्रोलिंग मॉड्यूल में। कंट्रोलिंग मॉड्यूल विनोद सर के एग्जांपल से मैंने आपको बताया था, ओके। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट मालूम पड़ेगा, कॉस्ट एलिमेंट, ओके। एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट होगा, कॉस्ट सेंटर, उसके बाद मुझे 2 एक्टिविटी का मिक्स होगा, एक्टिविटी बेस्ड, और उसके बाद है एक स्पेसिफिक टास्क का, जॉब का इंटरनल ऑर्डर, फिर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कॉस्ट, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मुझे मालूम पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट सेंटर। मेरे ख्याल से कंट्रोलिंग मॉड्यूल याद आना चाहिए। कंट्रोलिंग मॉड्यूल होने के बाद आपके लिए सेल्स है। सेल्स में अपन ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, सेल्स के एक फीचर डिस्कस किया था और सेल्स का प्रोसेस डिस्कस किया था। सेल्स का प्रोसेस मैं फटाफट खत्म कर देता हूं, प्री सेल्स एक्टिविटी, उसके बाद है ओके सेल्स ऑर्डर, उसके बाद है इन्वेंट्री सोर्सिंग। इन्वेंट्री सोर्सिंग मैंने क्लियर किया हुआ है, इन्वेंट्री सोर्सिंग में क्या होता है बहुत कॉन्सेप्चुअली बताया हुआ है। ये होने के बाद है वो डिलीवरी करेंगे, उसके बाद सेल्स इनवॉइस बनाएंगे, बिलिंग करेंगे मतलब, और उसके बाद रिसीट्स होगा। ये हो गया।
उसके बाद और एक क्वेश्चन था अपने लिए फीचर्स ऑफ सेल्स। फीचर्स ऑफ सेल्स में क्या था, सबसे पहला ऐसा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद है असाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, उसके बाद है प्राइसिंग कंपोनेंट्स, उसके बाद है बिलिंग इनवॉइस का पॉइंट, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मास्टर ट्रांजैक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन। वापस बोल रहा हूं कितने पॉइंट्स है इसके अंदर, सबसे पहले था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लगाओ, उसके बाद यूनिट्स असाइन करो यानी सेल्स जो भी कोड होंगे वो असाइन करो, उसके बाद उनके प्राइसिंग कंपोनेंट्स बताओ, उसके बाद इनवॉइस कैसे होगा, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए रहेगा मास्टर ट्रांजैक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ये डेटा है ओके, नेवरदलेस इजी आंसर है, देख सकते हैं अपन अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है परचेज का मॉड्यूल। मेरे ख्याल से परचेज के मॉड्यूल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परचेज का मॉड्यूल स्क्रीन पे नहीं लिखा हुआ है, मैंने ऊपर लिखा हुआ था। परचेज में क्या होता है, परचेज रिक्वेशन, उसके बाद आता है ओके इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वेशन, फिर आता है कोटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन, फिर क्या होगा परचेज ऑर्डर, फिर क्या होगा मटेरियल डिलीवरी, मटेरियल रिसीट के बाद द इशू ऑफ मटेरियल, उसके बाद क्या आएगा परचेज इनवॉइस, एंड उसके बाद पेमेंट्स। ये परचेज इनवॉइस का पेमेंट कर देंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का याद होगा तो। ये होने के बाद एचआर है, एचआर इग्नोर करने बोला मैंने, चैप्टर 1 में करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में अगर आपको याद होगा कितने जन के साथ कोलैबोरेट होता है, कितने जन के साथ कोलैबोरेट होता है, तो कोलैबोरेट होने के लिए लॉजिक क्या है, तो आपको याद होगा एकदम इजी याद रखना। सबसे पहले किसके साथ कोलैबोरेट होगा, मास्टर, उसके बाद सेल्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इसी का नाम प्रोडक्शन प्लानिंग, उसके बाद पहला वाला हिस्ट्री ऑफ ईआरपी एमआरपी, और उसके बाद है अगर याद है एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है और औकात कितनी है, कैपेसिटी प्लानिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। वापस बता रहा हूं प्रोडक्शन प्लानिंग कौन से मॉड्यूल के साथ हो रहे हैं, याद नहीं होगा तो मैं रिकॉल करवा दूं। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल किसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है, किसके साथ कोलैबोरेट हो रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग मैंने बताया था उसमें सब में मास्टर डेटा एक ही होता है, तो मास्टर डेटा के साथ इंटीग्रेट होगा। उसके बाद और एक है सेल्स, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद और एक है इसी का नाम लो प्रोडक्शन प्लानिंग, उसके बाद है सबसे पहला ईआरपी का हिस्सा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और इसके बाद और दो पॉइंट है अपनी औकात कितनी है, मतलब कितना बना सकते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग, याद है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और यूज कैपेसिटी, और लास्ट कॉन्सेप्ट था ये कैपेसिटी यूज करने के बाद अपन को एक्चुअली आउटसोर्स करना चाहिए, इन हाउस करना चाहिए, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग ये हो गया आपका कौन सा मॉड्यूल मालिक, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आया था दैट इज कॉल्ड प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस तो आंसर मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, कितने ऑब्जेक्टिव है, 3, क्या कम करो, मिनिमाइज ब्रेकडाउन कम कॉस्ट में, सेकंड पॉइंट ऑप्टिमम कैपेसिटी में यूज करो, एंश्योर, एंड तीसरा पॉइंट है एंश्योर करो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट में बिल्डिंग जो भी मशीनरी होगी इसकी अवेलेबिलिटी करो। 3 चीजें है, मिनिमाइज ब्रेकडाउन, ऑप्टिमम यूज करो एंड अवेलेबिलिटी करो। मिनिमाइज ब्रेकडाउन, ऑप्टिमम यूज करो, अवेलेबल करो, ब्रेकडाउन को कम करो, ऑप्टिमम यूज करो, अवेलेबल करो, ब्रेकडाउन को कम करो, ऑप्टिमम यूज करो, अवेलेबल करो। ये होने के बाद इसके बाद जो बंदा है प्लांट मेंटेनेंस वाला वो क्या क्या करेगा, सबसे पहले इक्विपमेंट मास्टर रखेगा, उसके बाद इक्विपमेंट का ट्रांजैक्शन रखेगा, और एक्चुअल उसका रिपोर्ट जो भी आएंगे उसको रिव्यू करेगा। अगर याद होगा 3 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए, और इसके बाद ये रिपोर्ट्स कौन सी आएगी मालिक, 4 रिपोर्ट। सबसे पहली रिपोर्ट होगी कौन से सर्विस के टाइप्स है, स्टेटस ऑफ सर्विस टाइप्स, दूसरा पॉइंट इसके मेंटेनेंस मैसेज, तीसरा पॉइंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंड चौथा एक्चुअल ट्रांजैक्शन, यानी एग्जांपल 23 तारीख का मेंटेनेंस था लेकिन 23 की जगह 22 को कर लिया या 28 को करा, व्हाटएवर, वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन। तो 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स है जो रिव्यू की जाएगी। ये 3 क्वेश्चन है, वापस रिपीट कर देता हूं, 3 क्वेश्चन, ये तीनों एलडीआर है, मिसमैच नहीं होने चाहिए। मेरे को बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट मेंटेनेंस क्या है, मिनिमाइज ब्रेकडाउन, ऑप्टिमम, अवेलेबल। ओके, ये मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट का प्रोसेस क्या होगा, ये क्या करता होगा, ये मास्टर रखता होगा, ये ट्रांजैक्शन रखता होगा, और ये रिपोर्ट्स को रिव्यू करता होगा। और ये रिपोर्ट्स कौन सी रिव्यू करता है, 4 रिपोर्ट। ओके, सर्विस टाइप्स क्या है, उसके फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके मेंटेनेंस मैसेज गए कि नहीं, और उसके एक्चुअल ट्रांजैक्शन। वापस बोलता हूं, वो सर्विस टाइप क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके मैसेज गए कि नहीं मेंटेनेंस मैसेज, और उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन, एक्चुअल सर्विस हुआ कि नहीं, ये 4 चीजें वो रिपोर्ट्स रिव्यू करेगा, प्लान मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। और ये होने के बाद है सीआरएम। सीआरएम में एक ही क्वेश्चन था, व्हाट आर द एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम, एकदम इजी है। सीआरएम का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो पहला आंसर ये रखो, इंप्रूव क्या करो, कस्टमर रिलेशन, क्या इंक्रीज करो, कस्टमर रेवेन्यू, ऐसा कुछ था, क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन बेटर होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था आप ही मार्केटिंग करोगे मेरा, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम, व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम, सबसे पहले इंप्रूव कस्टमर रिलेशन, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू, क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, एंड आप ही मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। और ये होने के बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ओके, इंटीग्रेशन मॉड्यूल किसके साथ होते हैं, तो याद होगा फिको फिको, फिको फिको, एमएम 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 एमएम, फिको विथ एमएम विथ एमएम विथ एमएम विथ एमएम विथ, फिको विथ एमएम, फिको विथ एचआर, एमएम विथ सेल्स, एमएम विथ प्रोडक्शन, एमएम विथ क्वालिटी, एमएम विथ प्लांट मेंटेनेंस। ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है क्वालिटी मेंटेनेंस। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है प्रोसेस इन क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल, और एक क्वेश्चन आता है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, दोनों का आंसर क्या रखना है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस आया तो अलग आंसर होगा, लेकिन प्रोसेस इन क्वालिटी मैनेजमेंट आया, प्रोसेस इन क्वालिटी मैनेजमेंट, 4 पॉइंट रह गया। सबसे पहले होगा क्वालिटी प्लानिंग करो, क्वालिटी कंट्रोल करो, क्वालिटी एश्योरेंस दो, और क्वालिटी इंप्रूव करो। वापस बोल रहा हूं, प्लान करो, कंट्रोल करो, एश्योरेंस दो, और उसको इंप्रूव करो। इंप्रूवमेंट इज अगेन वापस स्टार्टिंग का पॉइंट था,
और इसके बाद अगर याद है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, कितने प्रोसेस है आपके लिए? 8 प्रोसेस है, एकदम ईजी है। सबसे पहले क्या करो? बेंचमार्क, स्टैंडर्ड सेट करो। उसके बाद अपने टारगेट डिफाइन करो, टारगेट अचीव कैसे करोगे उसका प्लान बताओ। तीसरा पॉइंट, वो प्लान के बाद हम मेजर कैसे करेंगे वो बताओ। उसके बाद मेजर करो, मेजर करने के बाद जो भी इश्यूज आए, छठे पॉइंट में इश्यूज है उसको लो, उसको चेंज करो और वापस आप मेजर करके क्वालिटी को अचीव करो। ऐसे 8 पॉइंट ने आपने याद रखना, लेकिन ये डिटेल्ड स्टेप्स है आपके। ओके, ये डिटेल्ड स्टेप्स है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस आया तो ये लिखोगे, प्रोसेस इन क्वालिटी मैनेजमेंट आया मॉड्यूल, प्रोसेस इन क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल आया तो वो 4 पॉइंट लिखोगे। ये हो गया आपके लिए। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिपोर्टिंग। पहला कॉन्सेप्ट है एमआईएस। एमआईएस जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ओके, वो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। कितने क्राइटेरिया होंगे? 4। रैट्स, रिलेवेंट, एक्यूरेट, टाइमली एंड स्ट्रक्चर्ड। ये होने के बाद है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, हाई लेवल एंड लो लेवल। लो लेवल करके कुछ वर्ड नहीं है लेकिन मैंने लिया हुआ है। हाई लेवल में 2 होंगे, ईडीए एंड सीडीए, एक्सप्लोरेटरी एंड कन्फर्मेटरी। इसमें किस बंदे ने काम किया हुआ है, किसने डिटेक्ट किया हुआ है? ये जॉन टुके एंड 1977। ये आपको ध्यान रखना होगा। और ईडीए और सीडीए में डिटेक्टिव वर्क कौन करता है? ईडीए। और जज का कौन वर्क करता है? सीडीए। और उसके बाद जो लो लेवल है, जो लो लेवल नहीं है एक्चुअली पर है, ओके, दैट इज क्यूडीए एंड क्यूडीए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। और ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडवांस टाइप्स। एडवांस टाइप में 3 चीजें हैं, डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट। ये 3 पॉइंट थे। और ये होने के बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत इजी था, अगर आपको याद है एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया था तो बैंक। दूसरा पॉइंट था ई कॉमर्स जो आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस करती है। तीसरा पॉइंट मोबाइल नेटवर्क, जियो का एग्जांपल दिया था। एंड चौथा पॉइंट, ओके, कोविड एंड कैंसर पेशेंट में होता है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ केयर। तो 4 चीजें हैं, बिजनेस में बैंक लिखा हुआ है, ई कॉमर्स लिखा हुआ है, मोबाइल नेटवर्क लिखा हुआ है एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री लिखी हुई है। ये 4 पॉइंट याद रखो। और ये होने के बाद है स्टेप्स इन डेटा एनालिटिक्स। मेरे को नहीं लगता है कि इसमें टाइम डालना चाहिए, बहुत इजीली याद होना चाहिए। एटलीस्ट टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे जार्गन थे लेकिन वो अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले ओके क्या करने का? ओके, सबसे पहले डेटा सोर्स फाइंड करने का। दूसरा पॉइंट डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स को निकालने का। एंड तीसरा पॉइंट डेटा एनालिटिक्स करने का। 3 पॉइंट है। ओके, सबसे पहले सोर्स ऑफ डेटा देखने का, डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम निकालने का और भाई डेटा एनालिटिक्स बनाने का। ये हो गया आपके लिए 3 स्टेप्स। ये हो गया आपके काम डेटा एनालिटिक्स के अंदर। इसके बाद आया बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस में आपके 2 क्वेश्चन है, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है बेनिफिट्स। ऑब्जेक्टिव में आपको याद होगा 6 पॉइंट ऑब्जेक्टिव थे। 6 पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आपको मैंने बताया 3 और 3 करके कॉन्सेप्चुअली याद रखिए। 3 और 3 में क्या पॉइंट था? अगर 3 याद है तो बाहर का कॉम्पिटिटर का मालूम पड़ेगा, कस्टमर का मालूम पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटी मालूम पड़ेगी। कॉम्पिटिटर, कस्टमर, कैपेबिलिटी। कॉम्पिटिटर, कस्टमर, कैपेबिलिटी, वर्ड्स के ऊपर फोकस करो यार। कॉम्पिटिटर, कस्टमर, कैपेबिलिटी और 3 चीजें जो बाहर की मालूम पड़ेगी, मार्केट कंडीशन, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजी, क्या यूज करने वाला सामने वाला, मार्केट क्या करने वाला, स्ट्रेटजी क्या करने वाला। ये 6 पॉइंट है। ये क्या है 6 पॉइंट? ऑब्जेक्टिव ऑफ बीआई। बीआई का मकसद क्या है? बीआई आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देगा? ये 6 इंफॉर्मेशन देगा। बीआई कौन सी इंफॉर्मेशन देगा? ये 6 इंफॉर्मेशन देगा। और बीआई करने के फायदे क्या है? तो एडवांटेजेस आपको 3 थे, परफॉर्मेंस तोड़ करेगा, मार्केट कंडीशन के बारे में बताएगा, कस्टमर का ओके जो भी फीडबैक है वो तोड़ करेगा। ये 3 चीजें तोड़ करेगा, परफॉर्मेंस, मार्केट, कस्टमर। परफॉर्मेंस, मार्केट, कस्टमर। और परफॉर्मेंस किस हिसाब से इंप्रूव करेगा? 6 पॉइंट में एकदम तोड़ दिया। सबसे पहले ये क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग तोड़ करेगा, फिर प्रोसेस को तोड़ करेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन मस्त करेगा, उसके बाद एफिशिएंसी करेगा एंड लास्ट 2 कॉन्सेप्ट है ओके कस्टमर रेवेन्यू बढ़ाएगा एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके भाई मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस। इसके बाद वाला पोर्शन मैंने आपको छोड़ने बोला था, याद होगा बिजनेस इंटेलिजेंस वाला पेज 2.44 वाला। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस रिपोर्टिंग। बिजनेस रिपोर्टिंग में एक ही कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट एक साथ में डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस रिपोर्टिंग में क्या क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है, कितनी चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ती है, 4 चीजें। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को क्या बताएंगे? विजन मिशन, दूसरा पॉइंट रिस्क एंड गवर्नेंस, तीसरा पॉइंट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए रहेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और ये होने के बाद उसके बेनिफिट्स क्या है? सर ये कम्युनिकेशन बिजनेस रिपोर्टिंग करने के बेनिफिट्स क्या है? 3 बेनिफिट्स है। सबसे पहले ये रिपोर्ट किसके लिए कॉन्फिडेंस देगा? स्टेक होल्डर। सेकंड पॉइंट स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, हार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। एंड तीसरा पॉइंट है इंटरनल कोऑर्डिनेशन बहुत तोड़ होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन तोड़ होगा मालिक। ये 3 चीजें हैं आपको बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग। इसके बाद है एक्सबीआरएल। एक्सबीआरएल में आपके लिए टोटल पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज एक्सबीआरएल डू? कितने पॉइंट लिखोगे? 4। पहला पॉइंट है पब्लिश करता, कंज्यूम करता, यूज करता, कंज्यूम करता। उसके बाद है एक्सबीआरएल टैगिंग, जिसके अंदर मैंने आपको बोला अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी फाइनेंशियल डेटा इज टैग्ड विद एप्रोप्रिएट एलिमेंट। इसके बाद देखोगे हु आर द यूजर्स ऑफ एक्सबीआरएल, कितने यूजर्स है? 6। सबसे पहले रेगुलेटर, उसके बाद आपके लिए है कंपनीज, उसके बाद आपके लिए ओके एक सेकेंड, रेगुलेटर, कंपनी, गवर्नमेंट, उसके बाद है बिजनेस एनालिस्ट नहीं डेटा प्रोवाइडर्स, एनालिस्ट एंड आप और मैं अकाउंटेंट। सबसे पहले रेगुलेटर की बात करें तो रेगुलेटर में कितने हैं? 5 में रेगुलेटर कौन कौन है? सबसे पहला रेगुलेटर है फाइनेंशियल रेगुलेटर, उसके बाद है स्टॉक रेगुलेटर, स्टॉक के लिए सिक्योरिटी रेगुलेटर, उसके बाद है बिजनेस रेगुलेटर, टैक्स रेगुलेटर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी अथॉरिटी रेगुलेटर। उसके बाद कंपनीज में कितने पॉइंट आते हैं? 3, कंपनीज, एंटरप्राइज एंड सप्लाई चेन। ये होने के बाद मैंने आपको बताया था इसके अंदर अगर आप देखोगे ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, इसके अंदर आप देखोगे येलो मैंने मार्क किया रेगुलेटर को, इसका मतलब क्या था? अगर येलो मार्क किया हुआ है इसका मतलब ये रिटेल आ सकता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल? 4। सबसे पहले क्या होगा?
क्लियर डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट है टेस्टेबल बिजनेस रूल्स, तीसरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग मल्टीलिंगुअल एंड चौथा है स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर। ओके, आज ही डिस्कशन किया टेस्टेबल बिजनेस रूल्स का फायदा क्या है हमें। टेस्टेबल बिजनेस रूल का 4 पॉइंट है। पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं होगी, पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचेगी नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्लैग करेगा, हाईलाइट करेगा गलत ट्रांजेक्शन, एंड चौथा पॉइंट है इंफॉर्मेशन तोड़ देगा, रेशियोज हो गया, एग्रीगेशन हो गया, जो भी है, ये 4 चीजें। ये कहां से आया, ये यहां पर आ गया। मैं इसको खाली कलर कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ये पोर्शन ध्यान रखना। ये हो गया टेस्टेबल बिजनेस रूल, और इसके बाद आ गया आपका लास्ट पॉइंट। ओके, कंप्लायंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 कंप्लायंस के प्रकार होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल मतलब सबको एप्लीकेबल होगा, स्पेसिफिक मतलब खाली स्पेसिफिक आंसर होगा। और इसके अंदर अपने क्वेश्चन पढ़ा टैक्स एंड अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर, एक साथ में होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। साथ में हुआ तो फायदा क्या, अलग अलग हुआ तो फायदा क्या है। तो इसके 5 आंसर है, मैं शॉर्टकट से याद रख रहा हूं। फेस में क्या क्या होगा, फीचर्स, एक्यूरेसी, कॉस्ट, ओके, और उसके बाद ई एफर्ट्स एंड इजी। तो अपने अपने लॉजिक आप ध्यान रखना, इसके पॉइंट से याद रखना। ओके, वापस एक बार फटाफट रिपीट कर दूं। पहला पॉइंट है फीचर, फीचर किसमें ज्यादा होंगे, इंडिविजुअल में, और भाई इंटीग्रेट हुआ तो फीचर कम होगा। एक्यूरेसी किसका अच्छा होगा, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड का नहीं रहेगा। ओके, बाद कॉस्ट किसका ज्यादा रहेगा, इंटीग्रेटेड का, नॉन इंटीग्रेटेड कम रहेगा। ओके, एफर्ट्स किसमें कम लगेंगे, इंटीग्रेटेड में कम लगेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड में ज्यादा लगेंगे। और इजी कौन सा होगा, नॉन इंटीग्रेटेड होगा, इंटीग्रेट नहीं होगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक। ओके, ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 2। यहां पर मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, जो चीजें आपने को रिकॉल नहीं होती वो चीजें वापस अपने रिवाइज करनी चाहिए, उसके ऊपर अपने एफर्ट्स करने चाहिए, यानी वापस रिवीजन लिखते जो चीजें याद होती है उसके ऊपर टाइम पास करते बैठना नहीं चाहिए। यानी एग्जांपल आपको लग रहा है कि भाई बेनिफिट्स अच्छे से याद हो गए, वापस उसके ऊपर पंचायती करते मत बैठिए। लेकिन अपने को मॉड्यूल की एग्जांपल बोल रहा हूं, मॉड्यूल केस में प्लान मेंटेनेंस नहीं रिकॉल होता भाई, प्लान मेंटेनेंस नहीं हुआ, कंट्रोलिंग हो गया, प्लान मेंटेनेंस नहीं हुआ, उसके अलावा क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी प्रोडक्शन एंड प्लान मेंटेनेंस, ये 2 चीज पे अपने ध्यान देना है, जिसके मेरे को रिस्पॉन्ड लगा हुआ है। एंड बाकी अदर देन दैट कॉन्सेप्चुअली मेरे ख्याल से जो पॉइंट आपको रिकॉल करने में दिक्कत आई है वो पॉइंट पे आप एफर्ट्स करिए मालिक। ओके, तो तोड़ मालिक।